हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब बहुत बार जो है हम सुनते रहते हैं कि यूपीएससी की किस तरह से प्रिपरेशन करें, कब क्या करें। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कंफ्यूजन जो है कंटिन्यूसली बना रहता है। अब अगर आज की डे एंड एज पे हम यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं, एक चीज दैट नोबडी कैन डिनाई इज कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो राइज करता ही जा रहा है। एंड ये दो कारणों से है। ए ऑब्वियसली यूपीएससी कंटिन्यूसली अपने जो पेपर का लेवल है उसे बढ़ाती जा रही है, राइट। तो कंटिन्यूसली लेवल अप होता जा रहा है, जिसके कारण यू हैव टू गो डीपर, यू हैव टू ब्रॉडन। आप पढ़ क्या रहे हैं, किस तरह से रिटेन करें, राइट। ये लेवलिंग अप तो चल ही रही है, पर साथ ही साथ में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, राइट। सो नाउ अगेन अगर आप देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, बहुत ल्यूक्रेटिव हो गया है फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। So people who've done their MBAs, people from medical backgrounds, people from engineering backgrounds, right? साल दर साल से ही चलता ही जा रहा है और ये कंपटीशन और बढ़ता ही जा रहा है, right? So hard working लोग, it's not about what brand you come from. The idea is that all these people are coming in a very very hard working and sincere. तो कंपटीशन भी जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो डिफिकल्टी लेवल है टू क्रैक थ्रू द एग्जाम has increased. Therefore, it is imperative that you end up starting at the right time. एंड साथ ही में आप ये भी याद रखें कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए आपने सारे फेजेस जो हैं और इन फेजेस के अंदर हर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसको आप अच्छे से तो करें ही, प्लस टाइमली मैनर में करें, राइट। बिकॉज बढ़िया प्रेपरेशन के अंदर तो आप 5 साल भी लगा सकते हैं। आप उसको एक 5 ईयर प्लान बना के चल लीजिए और बोल दीजिए अरे मैंने तो इतनी अच्छी प्रेपरेशन की, आप किसी भी किताब से मुझे कुछ पूछ लो, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर, राइट। बिकॉज आपके अटेम्प्ट्स चले गए होंगे, बहुत वेस्ट हो गए होंगे, यू विल हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो इसीलिए आपने टाइमली मैनर के अंदर जितनी बढ़िया कंप्लीशन हो सके उतनी पॉसिबल आपने करनी है। एंड विद इन दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। बहुत बार क्योंकि प्रीलिम्स जो है डिफिकल्ट होता जा रहा है, बच्चे ऑफन प्रीलिम्स से ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, राइट। प्रीलिम से ही ऑब्सेस हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट मार्क्स जो एक्चुअल में काउंट होंगे फॉर योर लिस्ट, दैट इज गोइंग टू बी फॉर मीन्स। एंड इन मीन्स में जैसे कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, optional plays a critical role. Now, if your optional happens to be PSIR, right, again an optional which is continuously provided toppers including last year's toppers, तो जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को होलिस्टिकली कवर करें। एंड बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ के बस, हाँ जी हमने देख लिया ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, हाँ जी हमने देख लिया गाजा में क्या चल रहा है, हमने देख लिया ट्रम्प क्या कर रहे हैं, हमने देख लिया ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है, हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। हमको ऑलमोस्ट जेम्स बॉन्ड की मूवी जैसा लग रहा है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन पीएसआईआर, विदाउट रियलाइजिंग दैट पीएसआईआर के अंदर कितना ज्यादा थ्योरेटिकल बेस है। एंड इट इज दिस थियोरेटिकल बेस जिससे मेन क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, चाहे ये पेपर 1 हो चाहे ये पेपर 2 हो, इसके अंदर अगर आपने अपने थ्योरेटिकल बेस प्रूव नहीं किया, पेपर 1 का जो सेक्शन ए है स्पेशली आईआर वाला, उसके अंदर आप देख लीजिए, सेक्शन 2 जो है, राइट, जो हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी चाहे करंट से जुड़े चीजें हैं, आपने अपनी एक थ्योरेटिकल जो बेस है, जो इंटरलिंकेज है, उसको दिखाना है टू इंश्योर दैट आपके आंसर्स में स्पेशलाइजेशन दिखे एंड दे आर्ट लाइक जीएस के आईआर के आंसर्स। सो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डन कंटिन्यूअसली, जिसके लिए अच्छी प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब टाइम जो है ऑलमोस्ट हम जुलाई के अंदर जो है आ गए हैं, तो टाइम ऑब्वियसली डे बाय डे कम होता जा रहा है। ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स, उन लोगों की जो है टर्म्स अभी खत्म हुए होंगे, साल खत्म हुए होंगे, दे मस्ट हैव डिसाइडेड कि अच्छा हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। बाकी लोग भी दे वेट often for prelims to get done, for results to come out, to get a better idea, how they want to prepare, where they want to prepare for, and that they want to prepare as well। ठीक है, तो ऑफन जून जुलाई के अंदर बहुत सारे बच्चे एंटर दिस साइकिल। Now the great part is that this is also a good time to start your preparation, right? Already आपको पता है कि किस तरह से previous cycle गया है, so you have a template, a fresh template available in front of you, so it's a good time, don't delay it anymore, the time is now,
to start the preparation and start the preparation not just of your foundation, ये तो आपने शुरू करनी ही करनी है, बट इसी के साथ में अपने ऑप्शनल की भी, ताकि अब आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में अपने ऑप्शनल को पूरा तैयार कर सके। राइट, आप 4-5 महीनों में भी कर सकते हैं, 5 महीनों में हो जाता है, बट a 6th month for revision for practice, राइट, ये जरूरी होती है ना। फर्स्टली, जैसे कि मैंने बोला था, टाइमली प्रिपरेशन हर फेज की, प्रीलिम्स की, मेंस की। अगर आप बोलोगे प्रीलिम्स के बाद देने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करने बैठूं, तो इट्स गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। नॉट ऑल स्टूडेंट्स कैन कोप अप विद इट। कई लोग कर लेते हैं, कई लोगों का लक भी बड़ा चल जाता है, उनका रैंक भी आ जाता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रीलिम्स बहुत रैंडम होता जा रहा है। तो आप बोलोगे मैम अगर प्रीलिम्स इतना रैंडम होता जा रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, तो मैं तो प्रीलिम्स से फोकस करता हूँ, ऑप्शन देखी जाएगी ना। यहाँ पे यू हैव टू लुक एट द अदर साइड। से इफ यू एंड अप क्लियरिंग प्रीलिम्स बट आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, यू विल हैव टू फेस दिस रैंडम एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। राइट, सो यू वांट टू इंश्योर कि ये प्रीलिम्स को अगर आप एक बार क्लियर करते हैं, तो आप फाइनल पड़ाव को भी क्लियर कर लेते हैं। एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी हुई है। सो टू अवॉइड more and more attempt at prelims, you have to ensure that your mains goes very well. एंड मेंस का एक कंपोनेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? ऑप्शनल, जैसे कि हमने बात की थी। देन क्योंकि ऑप्शनल एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, एक्सपर्टीज इसके अंदर जो है डिमांड की जाती है, इसमें डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। राइट, स्टूडेंट्स आर नोन टू कंप्लीट सर्टेन ऑप्शंस इन 2.5, 3 months also. Again, I would say that is the exception, not the rule. Right, so you have to know yourself. अगर आपको पता है कि मेरे को टाइम लगता है, तो आप यूपीएससी में एकदम से कैसे उठा के एक नया सब्जेक्ट उसको एंड टू एंड बढ़िया प्रिपेयर कर लोगे? Even for students who've taken PSIR, say political science, in their graduation, in their post graduation, you have to understand that the requirements of the exam of UPSC with respect to political science is very different from graduation and post graduation requirements. ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्रेथ ऑफ नॉलेज चाहिए होती है, जो इंटरलिंकेजेस चाहिए होती है, उनके साथ कोप करने के लिए हमें ऑलमोस्ट अ फ्रेश स्टार्ट करना होता है। राइट, एंड देन अगेन प्रैक्टिस। No matter how much knowledge you have, if you aren't able to convert that knowledge into good answers that आप timely लिख पा रहे हैं, तो आपकी नॉलेज किसी यूज की नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जामिनर तक नहीं पहुंच पा रही है। राइट, सो प्रैक्टिस अगेन इज की, एंड यू वांट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस राइट नाउ। यू डोंट वांट टू पोस्टपोन योर प्रैक्टिस के पहली बार आप आंसर लिखते हैं आफ्टर प्रीलिम्स। That is something that you don't want to do. Then very importantly, getting your basics embedded. जैसे कि मैंने बोला था, बेसिक जो आपका सिलेबस है, राइट, करंट अफेयर्स के साथ तो आपने लिंकेज करनी है, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बट इट इज द बेसिक्स जो कि सिलेबस के होते हैं, जिनको पूछा जाता है रिपीटेडली इन द एग्जाम। एंड अगेन फॉर इंटरलिंकेजेस यू नीड टू गेट दीज बेसिस राइट। एंड ये कब होते हैं? जब आप रेगुलरली इनको रिवाइज करते हैं, आपके रूम में ये बस जाए। एंड ये तभी होगा अगर आप टाइम बाउंड मैनर में इसे करेंगे, टाइमली प्रिपरेशन जो है अपनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप और ज्यादा जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए। इफ दिस इज एन ऑप्शन दैट यू डिसाइडेड, you should get down to preparing it. Now, importantly, obviously, there's a lot you can prepare on your own. Rocket science nahi hai ye. But if you're seeking, if you're looking for some help, if you're looking for some support, if you're looking to make your journey slightly easier, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे वेरियस टॉपर्स जो हैं, इन्होंने हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन किया था। पिछले साल ही अगर हम बात कर ले, रैंक 31 श्रेया त्यागी थी, 132 Rajat Singh, Siddhak Singh, Brijesh Barot, Raj Bangra, and many others have been a part of our paid courses for PSIR. Right? Now, PSIR के लिए 2026 के लिए सबसे पहले हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, जो कि ऑल इंक्लूसिव है, विच इज द मेंटरशिप कोर्स, जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है। रिकॉर्डेड बिकॉज अगेन वी वांट टू कंप्लीट लेक्चर्स आल्सो इन अ टाइम बाउंड मैनर। कई बार लाइव के अंदर वो नहीं होता है। बहुत बार हमने बच्चों से सुना है पेपर 1 के कंपोनेंट्स रह गए, पेपर 2 के कंपोनेंट्स रह गए। वी डोंट वांट टू डू दैट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, टू ऐड टू योर करंट अफेयर्स वाला, राइट, जो चीजें की जा रही हैं, हम ऐड करते हैं मंथली लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स, जो कि जैन 2024 से मेंस 2022-26 से मिलेंगे। तो अगर आपने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलते हैं करंट अफेयर्स पीएसआई के, आपके पास ये सब अवेलेबल होगा। देन 1-to-1 मेंटरशिप अवेलेबल है वाया टेलीग्राम ग्रुप, एज वेल एज विद अ
सिलेक्टेड ऑफिसर, राइट। तो ये सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट के साथ जो है आप 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हैं, राइट, बहुत जरूरी। टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए। 24 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, राइट, जो वीकली टेस्ट होंगे आपके, ताकि आप रेगुलरली प्रैक्टिस भी करते रहें। 4 हाफ लेंथ टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट। सो इवन बिफोर यू ज्वाइन टेस्ट सीरीज आपकी इतनी टेस्टिंग एंड आंसर राइटिंग जो है ऑलरेडी होगी, जिनके साथ model answers and video solutions are also provided, and then the answers that you submit, those are also evaluated with feedback given. इसके अलावा चीट शीट्स, बुक रिव्यूज, इंपॉर्टेंट PYQs एंड आंसर्स, ये भी आपको एज बोनस प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। नाउ अगर आपके लिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इवन दो वी प्राइस आवर कोर्सेज वेरी वेल, हमारा यही कोर्स जो है अराउंड 26,000 का था, बट अब आप ड्रीम IAS कूपन यूज करके 15% अवेल कर सकते हो। सो अराउंड 22,500 का जो है आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। देन वी ऑल्सो हैव PSIR फॉर विद इवेल्युएशन, जहां पे आपको सब मिलेगा एक्सेप्ट जो आपकी 1-to-1 मेंटरशिप है, वो इसमें प्रोवाइडेड नहीं होगी। द रेस्ट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, एंड दिस इज अवेलेबल एट ओनली ₹19,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चीपेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ लेक्चर सुनने हैं, बाकी सब आप खुद मैनेज कर लोगे, आप लिख भी लोगे आंसर्स, आप पीयर रिव्यू करवा लोगे या मॉडल आंसर के थ्रू आप खुद रिव्यू कर लोगे, एंड आपको इवैल्यूएशन भी नहीं करवानी है, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ओनली ₹12,239 के अंदर जो है ये आपको मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन, राइट। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज एंड इंश्योर कि आपकी PSIR की जर्नी जो है स्लाइटली मोर स्मूथ बन जाए, आपको बहुत ज्यादा जो है टाइम ना लगाना पड़े इन गेटिंग रिसोर्सेज एंड स्टडिंग देम, यू विल ऑलरेडी हैव इट रेडीमेड इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है इससे लेके, आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर इस ईमेल ID पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com जो है उस पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू एंड कीप वाचिंग स्लीपी क्लासेस। Now in the previous lectures we've discussed all about democracy, और एक डेमोक्रेटिक स्टेट की चर्चा में हमने बोला था कि अगर एक स्टेट ट्रूली डेमोक्रेटिक है, राइट, नॉट जस्ट फॉर द नेम, राइट, कोई भी नेम से भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हमने देखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया या फिर चाइना जो कि क्लेम करता है टू बी पीपल्स डेमोक्रेसी, बट दे आर क्वेश्चंस रेज्ड वेदर दे आर ट्रूली डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्यों रेज होते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि जब भी कोई स्टेट डेमोक्रेसी है तो there are certain norms that are attached to it. इसी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में हमने क्या बात की थी? पहली चीज, अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन है? लोग हैं, पीपल ऑफ द कंट्री। हु आर द पीपल ऑफ द कंट्री? आपके सिटीजन्स, राइट। अब citizens of Pakistan will obviously have no say in what the parliament of India is making laws on, या फिर किस तरह के जो है laws नहीं बनाने चाहिए, right? So people जिनके पास ultimate power है with regard to a particular democratic state कौन है? Are actually citizens of the state. Citizens कौन होते हैं? Who basically enjoy the membership of a particular state. जैसे कि हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में व्हेन वी रीच पार्ट B ऑफ द पेपर, दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस द सिटीजनशिप एक्ट विद ऑल द वेरियस अमेंडमेंट्स अक्रॉस द ईयर्स, इनके अंदर जो है प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स जो कि बताते हैं कि क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड देयरबाय एन इंडियन सिटीजन, राइट। और यही इंडियन सिटीजन्स है जो कि लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो कि लॉज बनाते हैं। And importantly, the power of the government, whether it is the executive, whether it is the legislature, it is restricted by the existence of rule of law, right? कि लॉ जो है इक्वली अप्लाई करेगा सब पे, और आप जो है आर्बिट्ररी लॉ नहीं बना सकते हैं। एंड साथ ही में वेरियस अदर लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट,
जैसे कि हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है एग्जिस्ट करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फीचर्स ऑफ दिस लिमिटेशन जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट को, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ राइट्स। ठीक है, राइट्स अवेलेबल है सिटीजन्स के पास। अब जैसे कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे और आगे भी हम चर्चा करेंगे दैट यू हैव फंडामेंटल राइट्स which are present in chapter 3 of the Indian Constitution. Apart from the fundamental rights which are considered sacrosanct, which are protected by the Indian judiciary, the highest echelons of the Indian judiciary, that is your Supreme Court, because of Article 32, because of Article 13, जो कि देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इन राइट्स का उल्लंघन ना करे या कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो कि इन राइट्स के अगेंस्ट जाता हो। साथ ही में बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट्स वी विल ऑल्सो सी दैट देयर आर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, चैप्टर 3 में ना हो पर कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी अवेलेबल है? ऑफ कोर्स इट इज स्टिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 300A, जो अभी भी कहता है कि कोई भी पर्सन विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो even though it's not a part of fundamental rights, we will see that it is still a constitutional right. Apart from this, there can also be numerous legal rights जो कि various statutes, laws, इन सब के थ्रू जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंटली हम बात कर सकते हैं कि ये राइट्स क्या हैं। ये राइट्स आर अ फॉर्मल टूल। फॉर्मल है ये ऑब्वियसली इन नेचर, लिखित है, राइट। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे किसी स्टैचूएट में हो, चाहे किसी लॉ में हो, चाहे किसी बाय लॉ में हो, चाहे किसी नोटिफिकेशन में हो, दे आर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल टूल है एंड ये क्लेम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं फॉर द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, राइट। तो राइट्स जब भी हम डिस्कस करते हैं, राइट्स को डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो कि हमने पहले डिस्कस की गई हैं, राइट, कुछ कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल स्टेट, फॉर एग्जांपल लिबर्टी, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअलिज्म, राइट, ये सब जो है इकट्ठे आ जाते हैं इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या बोल दिया कि ये क्लेम्स हैं। क्लेम्स क्या होता है? एक तरह से थिंग्स दैट कैन बी डिमांडेड ऑफ समवन, राइट, कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ क्लेम अगेंस्ट योर पेरेंट्स। क्या क्लेम है? कि आपके पास कुछ राइट्स हैं आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट। क्या? कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करें, जितना उनका बनता है उतना आपको अच्छा खाने के लिए, अच्छा कपड़े पहनने के लिए, स्कूल भेजे एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये राइट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं विद द इंडिविजुअल ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट। तो एक तरह से अगर हम माने कि एक तरफ पे अगर हम देखें इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल एज अ सिटीजन becomes member of a state, तो इनके बीच में एक ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आता है दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ राइट्स। अब इंडिविजुअल्स जो है व्हाट डू दे से? इफ दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस दे बिकम सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, दैट इज मेंबर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, उनको मेंबरशिप मिल गई स्टेट की। तो अगर आप इमेजिन करते हो कि स्टेट एक क्लब है, ठीक है, लोग जाते हैं ना वेरियस क्लब्स में, यू हैव DSOIs, यू हैव वेरियस अदर, हर सिटी के क्लब्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है? कुछ कंडीशंस होती हैं मेंबरशिप हासिल करने के लिए, राइट। सो अगर DSOI या कोई आर्मी का क्लब है, यू हैव टू बी एन एक्स आर्मी मेंबर, या फिर अगर कोई और क्लब है वहाँ पे आपको फुलफिल करनी होती है कंडीशंस ऑफ से प्रोवाइडिंग द फीस, या फिर आप सिटी के अंदर जो है रहते हो, आपका रेजिडेंशियल एक घर हो वहाँ पे, राइट। सो व्हेन यू फुलफिल दोज कंडीशंस व्हाट यू बिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब। तो इमेजिन करें स्टेट भी जो है वैसे ही क्लब है, राइट। अब सिटीजन्स जो है क्या है? मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स को क्या मिलते हैं? कुछ राइट्स मिलते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप जाके क्लब के जो है टेनिस ग्राउंड्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ का पूल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके डिनर कर सकते हैं, राइट।
तो वो क्या है? दोज आर सर्टन राइट्स that are available to the individual by virtue of being citizens, right, of the state. Importantly, जैसे कि हम आगे और डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं, और इनफैक्ट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स की, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, बट अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सैंक्रोसैंक्ट जो है, सबसे जो माने जाते हैं अमंगस्ट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, राइट, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए आर्टिकल 14 है जैसे, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, या आर्टिकल 21 है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। ऐसे आर्टिकल्स जो है माने जाते हैं दैट दे आर क्रूशियल फॉर अ गुड लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमंस। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और नॉट, ये राइट्स जो हैं उनके पास भी जो अवेलेबल हैं, राइट। सम ऑफ दीज राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा हैं, वो नॉन सिटीजन्स के पास भी अवेलेबल है। वाई? बिकॉज देर आर सर्टन राइट्स जो कि हम कहते हैं बाय वर्चू ऑफ बीइंग ह्यूमंस, बाय मियरली द फैक्ट कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपके पास ये अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये राइट्स जो हैं ये दिए गए हैं। कुछ राइट्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स के पास होते हैं, ऐसे राइट्स जो कि नॉन सिटीजन्स के पास भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया ऑफ आर्टिकल 14, 21 एंड न्यूमरस अदर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ अगेंस्ट दीज राइट्स importantly we also have duties, ठीक है। ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ कि अगर मेरे पास ये राइट्स हैं, मेरे पास ये भी ड्यूटी है कि मैं दूसरे सिटीजन्स का भी जो है राइट वो रिस्पेक्ट करूं, राइट। अगर राइट मेरे पास है, इफ आई हैव द फ्रीडम टू पार्क माई कार, द अदर माई नेबर ऑल्सो हैज दिस, enjoys the same freedom of parking his car। तो मतलब आई हैव टू पार्क माई कार इन द प्लेस दैट हैज बीन अलॉटेड टू मी। ये नहीं कि मैं उनके घर की एंट्री ब्लॉक कर दूं, राइट। सो आई हैव द राइट टू पार्क माई कार, at the same time I also have the duty to ensure that others can also enjoy these rights। Now importantly ये जो claims हैं ये state के against भी available होते हैं। Some of these claims are also available against the society, right? For example Indian context में जैसे कि हम बात करते हैं, like you have the right against untouchability, के सर्टन मेंबर्स ऑफ सर्टन कम्युनिटीज जिनके अगेंस्ट ये सोशल इवल प्रैक्टिस कराया जा रहा है, कराया जाता था, विच वॉज अनटचेबिलिटी। नाउ द स्टेट हैज बीन गिवन दिस ड्यूटी कि उन्होंने इंश्योर करना है कि अनटचेबिलिटी नाम की जो सोशल इवल है, ये जो प्रैक्टिस है, इट इज एरोडेड, इट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, एंड सोसाइटी के अंदर कोई भी मेंबर्स जो कि इसको प्रैक्टिस करते हैं उनको ड्यू पनिशमेंट जो है वो दी जाए, ठीक है। सो यहां पे एक और चीज जैसे कि हम आगे चल के बात करेंगे कि ये राइट्स जो कि क्लेम्स हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो मेन सेगमेंट्स में, जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। अब जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव राइट्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुरे राइट्स हैं, राइट। देयर इज नो वैल्यू जजमेंट अटैच्ड हियर। नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए बोला जा रहा है, इनका नाम नेगेटिव इसलिए रखा गया है बिकॉज दे स्टॉप द स्टेट फ्रॉम डूइंग सम थिंग्स, दे लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। तो जो हमने लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट किया था, राइट, जो हम नेगेटिव लिबर्टी का आइडिया देखते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव वेरियस राइट्स जो कि लिमिट करते हैं स्टेट की पावर को, जैसे कि अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है? स्टेट मेरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, टू बी एबल टू गिव माई ओपिनियन, टू बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील, टू बी एबल टू इवन रिफ्यूज एन ओपिनियन, कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस बात पे, स्टेट मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि आप दीजिए। सिमिलरली थ्रू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही मैं स्टेट की वेरियस पॉलिसीज, लॉज, वेरियस चीजों को जो है क्रिटिसाइज भी कर सकती हूँ, राइट। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन
limitations which are also placed on my right. No right is ever absolute. ये इंपॉर्टेंट है जानना, राइट? जैसे कि हमने लिबर्टी के भी कॉन्टेक्स्ट में किया था, फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में भी किया था, फ्रीडम पे भी हमेशा एक लिमिट होती है, बिकॉज एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट लिबर्टी क्या बन जाएगी? लाइसेंस, जो कि हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर में होता था कि कोई भी कुछ कर रहा है, मेरे पास ये भी राइट है कि मैं जाके किसी को भी जाके मार डालूं। क्या वो करेक्ट होगा? नहीं। राइट क्या है? राइट पे भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस जो हैं वो इम्पोज्ड होती हैं। राइट्स आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, राइट? हाउएवर नेगेटिव राइट्स क्या है? नेगेटिव राइट्स है जो कि स्टेट की पावर को कर्ब करते हैं, उनको लिमिट करते हैं। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव राइट्स होते हैं जो कि स्टेट को इनकरेज करते हैं टू प्रोवाइड समथिंग फॉर द सिटीजन्स। तो जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट किया गया। अब ये राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? ये राइट टू एजुकेशन जो है स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करता है कि 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको फ्री और क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव राइट है विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द स्टेट बट इन फैक्ट इज इंकरेजिंग द स्टेट टू प्रोवाइड अ सर्टेन सर्विस टू द इंडिविजुअल। तो इसको क्या हम पॉजिटिव राइट बोल देते हैं, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव वेलफेयर स्टेट, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट, जैसे कि सर्विस स्टेट जो कि हमने पढ़ा था लास्की का, टीएच ग्रीन के पॉजिटिव वेलफेयर स्टेट की हमने बात की थी, राइट? या फिर पॉजिटिव लिबर्टी की जो हम बात करते हैं विच इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड होता है? ये पॉजिटिव थ्योरी ऑफ राइट्स जो है वो एसोसिएट होती है। ठीक है, सो ब्रॉडली ये क्या है? ब्रॉडली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स जिसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके हम वेरियस थ्योरीज देखेंगे, राइट? अब हम वेरियस थ्योरीज क्यों देखेंगे? बिकॉज इंपॉर्टेंटली हमने ये कर लिया कि राइट्स क्या है? क्लेम्स हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, इन सर्टेन केसेस सोसाइटी के अंदर भी अवेलेबल है, अगेंस्ट भी अवेलेबल है, राइट? नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ दीज राइट्स? कि अगर मैंने बोल दिया मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या फिर मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, या फिर मेरे पास फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रीच प्रोफेस माय ओन रिलीजन है, किस बेसिस पे मैं कह रही हूं कि मैं ये राइट्स इंजॉय करती हूं? क्या भगवान ने मुझे ये राइट्स दिए? क्या ये नेचर में इंट्रिंसिक थे राइट्स? क्या ये मेरी पर्सनालिटी में इंट्रिंसिक है? क्या स्टेट ने मुझे ये राइट्स दिए हैं? क्या हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली कन्वेंशंस के बेसिस पे ये राइट्स जो हैं इस्टेब्लिश हुए हैं, राइट? सो बेसिकली देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच देन अराइज विद रिगार्ड टू दीज राइट्स। कि फर्स्ट, व्हाट इज द बेसिस, राइट? किस बेसिस पे मैं इन राइट्स को एंजॉय करती हूं? सेकेंडली, हु रिकॉग्नाइजेस देम? क्या रिकॉग्निशन जरूरी भी है? अगर रिकॉग्निशन जरूरी है तो फिर कौन रिकॉग्नाइज करता है, राइट? एंड इंपॉर्टेंटली, कौन इनको गारंटी करता है अगर ये गारंटीड भी है तो? क्या स्टेट गारंटी कर रहा है? क्या बाय नेचर, बाय माय पर्सनालिटी फॉर कॉन्सेप्ट्स लाइक ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, इसके नाम पे ये जो है गारंटी हुए हैं? या फिर सोसाइटी, कम्युनिटी इन द नेम ऑफ कॉमन गुड इनको प्रोटेक्ट करके रखती है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको आंसर करने के लिए वेरियस थ्योरीज आगे आई हैं, बिकॉज डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो जो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइट्स आएंगी, जैसे कि हम बात करेंगे नेचुरल राइट्स की, लीगल राइट्स की, मॉरल राइट्स की, सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स की, मल्टीकल्चरल राइट्स की, हर किसी का जो है इन पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो अब हमने इन द बिगिनिंग क्या कर लिया है? हमने देख लिया है राइट्स क्या है। ये कुछ फॉर्मल क्लेम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं टू both citizens and in certain spheres even non-citizens, for example जैसे कि हम human rights की बात करेंगे, ठीक है, against the state, against any kind of political or social authority, right? Similarly आगे हमने बात की कि ये rights जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव जब ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं द पावर ऑफ द स्टेट, पॉजिटिव जब ये इंकरेज करते हैं स्टेट को एक रोल निभाने के लिए ताकि डेवलपमेंट प्रोग्रेस इंश्योर की जा सके
वेरियस इंडिविजुअल्स की, राइट। साथ ही में हमने बात की कि वेरियस स्कॉलर्स जो है उनके डिफरेंट व्यूज हैं on understanding what are the basis of these rights, why these rights are important, and what is the substance, what is the component of these rights जिनको गारंटी किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंटली हमने क्या बात की थी, हमने राइट्स को लिंक किया था ऑल्सो टू द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। ब्रॉडली हम देखेंगे दैट देयर इज ऑल्सो बीन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग कॉल्ड ह्यूमन राइट्स विच आर universally and equally available to one and all regardless of whether you are citizens of a country or not, but in the most significant aspect जहाँ पे हम recognition और guarantee की बात करते हैं वो क्या है, वो citizens को accorded rights जो हैं वो available होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि किस तरह से इंडिविजुअल्स एंड स्टेट के रिलेशनशिप का एक जो सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, राइट्स है, दैट द स्टेट has guaranteed certain rights to the individuals. They may be negative or positive rights. In return, individuals have to perform this duty to ensure बाकियों के राइट्स का भी उल्लंघन ना हो, और साथ में स्टेट जो कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, स्टेट के लिए कॉमन गुड के लिए भी जो है वो कुछ काम करते रहे, ठीक है। यहीं पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है शुरू होती है, जहां पे हम कहते हैं कि जब दिस आइडिया ऑफ सिटीजनशिप केम इनटू बीइंग, एक ग्रीक थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सिटीजनशिप का आइडिया जो है मिला, राइट। सो यू हैव पीपल लाइक सॉक्रेटिस, यू हैव पीपल लाइक प्लेटो, यू हैव पीपल लाइक एरिस्टोटल who've talked of notions of citizenship, and very importantly जैसे कि हमने पहले भी बात की है, ग्रीक आइडिया जो था उसकी सिटीजनशिप क्या थी, बहुत ही एक्टिव थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप थी। व्हाई? बिकॉज द कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स वो दोनों ही एक्ट ऑफ गवर्निंग एज वेल एज बीइंग गवर्नड का काम करती थी। तो राइट्स क्या थे, राइट्स जो थे सिटीजन्स के, those were on the basis of being able to be a part of the government, of being able to perform functions of the government, ठीक है। So the rights of the Greek society were linked to the idea of a very active public citizen, right, rather than प्राइवेट राइट्स जिनकी हम अब बात करते हैं, जो कि हमारे प्राइवेट स्फेयर को दूर रखता है, सेपरेट रखता है फ्रॉम द स्टेट, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं कि मेरे प्राइवेट स्फेयर में मैं कोई भी रिलीजन फॉलो करूं, मैं किसी भी भगवान की पूजा करूं, स्टेट को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर में चाहे मैं नमाज पढ़ूं, चाहे मैं मूर्ति रख के उसकी पूजा करूं, चाहे मैं अपने घर में बाइबल रखूं, चाहे मैं अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करूं, दैट इज समथिंग विच इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ द स्टेट, एंड द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट स्फेयर वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग माई रिलीजन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली ये जो सिटीजनशिप का आइडिया था, जो कि 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोप के अंदर दोबारा बहुत शुरू हो गया, बहुत ज्यादा इन वोग आ गया। इवेंचुअली जब हम मॉडर्न नोशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं, हम कहते हैं दैट सिटीजनशिप के साथ क्या आता है, कुछ यूनिवर्सल राइट्स आते हैं एंड ऑब्लिगेशंस आती हैं। यूनिवर्सल राइट्स मतलब ये जो राइट्स है, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, race, ethnicity a person and individual might belong to, they equally enjoy these rights available to them, right? And obligations that in exchange of rights I have to perform certain duties, certain functions. In fact, T.H. मार्शल जिन्होंने सिटीजनशिप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, विच इज कॉल्ड सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, उन्होंने ये बात बताई कि जब भी हम सिटीजनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, citizenship has been inextricably linked to granting of rights. तो बोलते हैं जब भी आप सिटीजन बनते हैं, सिटीजनशिप के साथ साथ आपको क्या मिलते हैं, क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। और ये क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट क्या है, जैसे कि हमने देखा ये राइट्स होते हैं। तो जैसे जैसे सिटीजनशिप का आइडिया आगे बढ़ा है, उसी तरह 3 strands और 3 bundles ऑफ राइट्स जो हैं आए हैं। द फर्स्ट बंडल ऑफ राइट जो कि T.H. मार्शल पॉइंट आउट करते हैं वो यो सिविल राइट्स, ठीक है। सिविल राइट्स क्या होते हैं, सिविल राइट्स आर दोज राइट्स विच बेसिकली इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन फंक्शंस एज अ सिटीजन, ठीक है, जो कि इसेंशियल है फॉर यू बीइंग अ फ्री माइंडेड सिटीजन। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट,
फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, ये सब सिविल राइट्स हैं, जो कि शुरुआत में जब हम बात करते थे कि white property males were the ones who were counted as citizens, ये civil rights जो हैं were the bundle of rights which were available to people. Eventually over time जैसे जैसे citizenship का right citizenship का idea broaden हुआ, वैसे वैसे demands for political rights भी बढ़ते गए. Political rights क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि citizenship के idea में ही हमने बात की है, there were demands, there were movements, there were protests by women to be included within the idea of franchise, कि हमें भी वोट करने का आप अधिकार दीजिए. सिमिलरली डिफरेंट रेसेस और एथनिसिटीज़ के भी जो लोग थे, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, वेरियस और माइनॉरिटीज़ हो गई, उन्होंने डिमांड की कि आप हमें भी वोट करने का मौका दीजिए, thereby make us full citizens of the country. तो ये क्या है, political rights है. When you get the right to vote, right to stand for elections, right to criticize your government, these are essentially your political rights. लास्ट जो कि बोलते हैं, टी.एच. मार्शल कहते हैं, आए हैं what you regard as social and economic rights, right? So in the form of जब लोग डिमांड करते हैं right to adequate health care, right to education, right to certain cultural rights की जब हम बात करते हैं, to be able to for example denote my cultural identity, मेरी cultural या linguistic distinctiveness जो है उसको protect करके रखना, right? ये सारी जो है rights ये किसके अंडर आते हैं, ये social and economic rights के अंदर आते हैं. तो टी.एच. मार्शल कहते हैं जैसे जैसे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट वाइडन होता गया, वैसे वैसे राइट्स के आइडियाज भी जो है ब्रॉडन होते गए, एंड दीज केम इन द फॉर्म ऑफ 3 मेन बंडल्स, राइट, जो कि ऑब्वियसली एक सीक्वेंस में आए. सबसे पहले आए आपके सिविल राइट्स, फॉलोड बाय पॉलिटिकल राइट्स, एंड देन योर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. इसके बियॉन्ड एक जो सबसे हम कहते हैं सबसे ज्यादा एक एक्सेप्टेड एंड डोमिनेंट थ्योरी ऑफ राइट्स जो कि आई है, दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय कैसल वसाक. तो जब हम ह्यूमन राइट्स के आइडियाज भी करेंगे ना, हम बोलेंगे ह्यूमन राइट्स एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ राइट्स जो कि ह्यूमन राइट्स कंप्राइज करते हैं, वो वसाक के काम से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. तो वसाक बेसिकली बोलते हैं दैट अक्रॉस टाइम, बिकॉज राइट्स जो हैं अगेन एक गो में नहीं आए. कैसे आए हैं, राइट्स हैव आल्सो कम इन वेरियस वेव्स, राइट, कि पहले a certain kind of rights were asked, demanded, then another notion of rights जो है became prevalent, then as the society developed और कुछ जो है rights demand किए गए. तो इसको मद्देनजर रखते हुए वसाक ने बोला है 3 मेन जनरेशन ऑफ राइट्स जो हैं वो आए हैं. 1970s में उन्होंने ये थ्योरी दी और उन्होंने कहा पहली जनरेशन ऑफ राइट्स क्या थी, नेगेटिव राइट्स विच इंक्लूडेड योर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, नेगेटिव राइट्स याद हो गया ना, विच बेसिकली एक तरह से आपकी स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं, राइट, स्टेट की जो आर्बिट्ररीनेस है उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं. दीज इंक्लूड योर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म योर ओन पॉलिटिकल पार्टी, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट, राइट, फ्रीडम टू वोट फॉर विच एवर कैंडिडेट यू वॉन्ट, फ्रीडम टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस. ठीक है, ये सब क्या थी, ये सब आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे. सेकेंड जनरेशन जो है नाउ कॉरेस्पॉन्ड टू पॉजिटिव राइट्स, मतलब नाउ जस्ट from restricting the state or curbing its arbitrariness, now you wanted the state to perform certain protective and developmental functions for the citizens, ताकि citizens एक अच्छी लाइफ, एक fulfilling लाइफ व्यतीत कर सकें. और इसके अंदर क्या इंक्लूडेड थे, आपके सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल राइट्स. तो सोशल राइट्स को आप इमेजिन कीजिए जिनको आप जो है कहते हैं, जो कि आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में. ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स इन द फॉर्म ऑफ राइट टू वर्क, राइट टू अर्न फ्री एंड फेयर, राइट टू फेयर वेजेस, राइट, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क, राइट, किसी भी तरह से मेल या फीमेल्स के अंदर डिफरेंशियल इनकम ना बांटी जाए. देन यू हैड कल्चरल राइट्स एज वेल, राइट, कल्चरल राइट्स इन द फॉर्म ऑफ to be able to speak my own language, to be able to establish educational institutions, right, to be able to form cultural organizations and groups. ये सब क्या है, ये आपके cultural rights हैं. Lastly and finally, वसाक कहते हैं third generation of human rights जो कि आए हैं, these are known as rights of solidarity. ठीक है,
Importantly, these rights are very action based. तो ये ऐसी चीजें नहीं है जो कि लॉ में प्रोवाइडेड होगी एंड यू कैन सिट बैक एंड एंजॉय देम. नहीं, these require active participation on part of individuals as well as actively एक interact करना states and बाकी political units के साथ भी. तो various rights of solidarity for example आपको दिख सकता है in the form of various LGBTQI प्लस जो मूवमेंट्स आई हैं, राइट. सेक्सुअलिटी के ऊपर जो डिबेट्स है, उनकी रिकग्निशन के ऊपर जो डिबेट्स हैं, ठीक है, मेकिंग देम फुल मेंबर्स, right, them having rights to be married, them having rights to adopt children, right, them having right to opt for surrogacy. Similarly, green movement एंड इससे एसोसिएटेड इन्वायरमेंटल राइट्स भी जो हैं, राइट, वो क्या है, वो इस थर्ड जनरेशन ऑफ सॉलिडारिटी राइट्स का एक हिस्सा माने जा सकते हैं, राइट. सो वसाक के जो है हम कहते हैं ये 3 जनरेशन ऑफ राइट्स आए हैं जहां पे उन्होंने बात कर ली नेगेटिव राइट्स की, पॉजिटिव राइट्स की, एज वेल एज कम्युनिटी ओरिएंटेड सॉलिडारिटी राइट्स की भी, राइट. एंड जैसे जैसे ह्यूमन वर्ल्ड जो है एक्सपैंड हुआ है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, वैसे वैसे इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. इंपॉर्टेंटली हमेशा ये बात याद रखिए, ये हमने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के टाइम पे भी की थी, कि अगर एक जनरेशन ऑफ राइट्स जो है फॉर एग्जाम्पल आ गई, फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स आ गई, उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स भी आई, तो इसका ये मतलब नहीं फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मूवमेंट थी वो कंप्लीटली बंद हो गई और या फिर किसी और कंट्री के अंदर डिमांड नहीं रखी जा रही थी इसके बारे में, नहीं, राइट. सो दे कैन बी फॉर एग्जाम्पल कॉरेस्पॉन्डिंगली ये साथ साथ में भी चल रही हो सकती हैं. जैसे कि आप इमेजिन कीजिए एट अ टाइम से 70s 80s के टाइम पे when से पॉसिबली साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अभी सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज ही मांगी जा रहे थे अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, वहीं द वर्ल्ड वाज प्रोबेबली मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड जनरेशन और इनफैक्ट इवन द थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स, राइट. तो ये नहीं है कि एक मूवमेंट खत्म हो गई है और फिर दूसरी चल रही है, तो ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर ली. पैरेलली भी जो है कई जगह पे हम देख सकते हैं कि ये मूवमेंट्स चली जा रही थी, ठीक है. इनफैक्ट हम अभी भी देख सकते हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर वेरियस जो आपके स्टेट्स हैं वहां पे अभी भी विमेन व्हेन दे आर डिमांडिंग राइट टू से अबॉर्शन, राइट टू ड्राइव कार्स, राइट टू वोट, राइट, वो क्या है, वो अभी भी सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज हैं जो कि उन स्टेट्स के अंदर, मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशियन स्टेट्स के अंदर अभी भी गारंटीड नहीं है. तो वहां पे अभी भी कुछ फर्स्ट जनरेशन राइट्स जो हैं उनकी डिमांड्स हो रही हैं. तो ये नहीं समझना कि अगर सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स आ गई तो फर्स्ट जनरेशन के लिए डिमांड्स, मूवमेंट्स, ये वो सब खत्म हो गई हैं, फर्स्ट जनरेशन राइट्स हैव बीन अचीव्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. नो, राइट. इट्स ओनली कब ये राइट्स जो है केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग इंपॉर्टेंट एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड लोगों की बातचीत के अंदर जो है ये इंक्लूड होने लग गए, ठीक है. तो इसीलिए जो है इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स बोला जाता है. आपने ये नहीं समझना कि जस्ट बिकॉज वी आर से मे बी ऑन द थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स टुडे तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन राइट्स हैव बीन अचीव्ड एंड नाउ देयर इज नो टॉक रिगार्डिंग देम, ठीक है. अभी भी उनके ऊपर जो है चर्चा होती है, अभी भी जो है उनके ऊपर कॉन्वर्सेशन जारी है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन you have cases of discrimination and lynching in India based on caste, based on community, तो ये जो है अभी भी इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स के उल्लंघन की बात कर रहे हैं. तो इस चीज को समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. नाउ वी मूव ऑन टू द थ्योरीज ऑफ राइट्स कि किस तरह से वेरियसली डिफरेंट स्कॉलर्स ने कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट राइट्स को समझा है और किस तरह के राइट्स को जो है उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है. The first category of rights that we discuss, the first theory of rights that we discuss is the theory of natural rights. Now you should know हमने social contract theory जो है we have read this as a part of political thought. जब हमने हॉब्स किए हैं, हमने लॉक किए हैं, उसके बाद हमने इनफैक्ट रूसो की भी थ्योरी कर ली है. We have studied it as a part of your theories. राइट, जब हमने लिबरलिज्म किया था उसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट अप्रोच की थी, थ्योरी ऑफ स्टेट जो है हमने उसके अंदर भी किया था. तो यहाँ पे हर जगह जो हमने क्या किया था, हमने नेचुरल राइट्स का आइडिया डिस्कस किया था. अब ये जो नेचुरल राइट्स हैं और नेचुरल राइट्स बेस्ड थ्योरी जो है इसके अंदर भी जो है स्कॉलर्स के अंदर बाइफिकेशन की गई है. नेचुरल राइट्स के अंदर भी जो है ये कहते हैं 2 मेन अप्रोचेस हैं.
पहली इज द इंटाइटलमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच, जो कि हम एसोसिएट करते हैं मोस्ट कॉमनली विद लॉक। अब एक चीज समझिए, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कौन थे? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जिनकी हम बात करते हैं, हॉब्स, जिन्होंने वेरी इंपॉर्टेंटली क्या आइडिया दिया था कि ह्यूमंस बेसिकली इक्वल होते हैं एंड देयर इज अ नेचुरल लॉ। हाउएवर इस नेचुरल लॉ की जो है कोई बात सुनता नहीं इन द स्टेट ऑफ नेचर विच इज अ स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, कोई भी जो है किसी भी तरह का लॉ नहीं अपना रहा, इवन दो देयर इज अ नेचुरल लॉ विच एग्जिस्ट, बट देर इज कंटिन्यूस इन फाइटिंग, देर इज कंटिन्यूस वायलेंस, जिसके कारण जो है किसी के भी राइट्स गारंटीड नहीं है। सो इवन दो नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर, there is no one to guarantee them, there is no one to protect them, जिसके कारण there is a state of chaos, anarchy, absolute brutality in the state of nature। अब क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हॉब्स के अंदर, सारे के सारे नेचुरल राइट्स जो कि ह्यूमंस के पास अवेलेबल थे, इंडिविजुअल्स के पास अवेलेबल थे, दे आर सरेंडर्ड टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी, राइट? एंड व्हेन दे आर सरेंडर्ड कंप्लीटली टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्या बन जाता है? लेवाइथन बन जाता है। तभी इट इज सच एन एब्सोल्यूट ऑल पावरफुल स्टेट दैट हॉब्स क्रिएट्स। तो सारे के सारे राइट्स जो हैं किसके पास सरेंडर हो गए? आपके लेवियाथन, आपके पॉलिटिकल अथॉरिटी को सरेंडर हो गए। द ओनली राइट रिमेनिंग जो कि इंडिविजुअल्स के पास रहता है इज द राइट टू लाइफ, कि बेसिकली उनकी जान नहीं छीन सकता जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है इन एन आर्बिट्ररी मैनर। अपार्ट फ्रॉम दैट all the natural rights are surrendered। ठीक है, they are not translated into any kind of civil, social or political rights after the contract। So this is why जब हम natural rights theory की बात करते हैं, हम हॉब्स को include नहीं करते हैं, because natural rights are rendered meaningless post the contract, जब political authority को all पावरफुल बना देते हैं जो हॉब्स है। सिमिलरली रूसो भी अब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है सामने रखते हैं। हम रूसो को इस अप्रोच में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि रूसो भी क्या करते हैं, जब उनकी जनरल विल बन जाती है विच बिकम्स द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल राइट्स लूज देयर सिग्निफिकेंस एंड इट इज द जनरल विल विच बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल डिसीजंस। सो बेसिकली एक लौता कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरिस्ट जो कि बचता है, जो कि सेफगार्ड करता है नेचुरल राइट्स को, वो कौन है? वो है जॉन लॉक। तो उनके जो काम है टू ट्रीटीजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, उसकी जो सेकंड ट्रीटीज है उसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट ट्रीटीज में क्या करते हैं जॉन लॉक, फिल्मर की जो पेट्रियार्का है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं और क्या कहते हैं कि जी नहीं, कोई गॉड्स के ये जो डिवाइन राइट्स थ्योरी की आप बात करते हो जहाँ पे गॉड ने जो है बिस्टाओ कर दिया है द राइट टू रूल ऑन द स्टेट, जो कि उनको एक पेट्रियार्कल अथॉरिटी बनाती है, वो कंप्लीटली गलत है। जो आप एक नेचुरल हायरार्की ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करते हो, जैसे कि जो फ्रांस में एग्जिस्ट करती थी प्रायर टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ पे हम क्या बोलते थे, किंग रूल्स, बिकॉज उसके पास डिवाइन राइट है, उसके डिवाइन राइट को लेजिटिमाइज कौन करता है? क्लर्जी। तो सेकेंड जो है इन द हायरार्की ऑफ ऑर्डर कौन है? आपके क्लर्जी आ गए। उसके बाद किसको राइट्स दिए गए हैं? अगेन भगवान द्वारा नोबिलिटी को दिए गए हैं, वेरियस लॉर्ड्स को दिए गए हैं। तो दे रिजेक्टेड दिस काइंड ऑफ हायरार्की ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी विच वाज कंसिडर्ड एज बीइंग नेचुरल, विच वाज कंसिडर्ड एज बीइंग लेजिटिमेट, टू क्लेम कि नहीं, ह्यूमंस बेसिकली इक्वल हैं एंड स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए ऑल दीज इक्वल ह्यूमंस कंसेंटेड टू अ contract, to a socio-political contract which led to the formulation of first the civil society or a political society and next your political authority। ठीक है, and importantly John Locke unlike Hobbes and Rousseau जो है ये नहीं कहता कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो सारे के सारे नेचुरल राइट्स आपने सरेंडर कर दिए पॉलिटिकल अथॉरिटी को। in fact on the other hand, why have the people consented to the contract? Because state of nature में जो कि खतरा था उनके नेचुरल राइट्स को, नेचुरल राइट्स जो कि अवेलेबल थे ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो वो खतरा फेस करते थे स्टेट ऑफ नेचर में ऑफ बीइंग वायलेटेड, नाउ दे आर टू बी गारंटीड बाय द पॉलिटिकल authority। So in fact the very purpose for which the state has been formulated, the political authority has been formulated is why? So as to protect and ensure कि कोई भी
राइट, वेदर इट इज अनदर सिटीजन और वेदर इट इज द स्टेट इटसेल्फ, किसी भी तरह से हार्म नहीं करता जो इंडिविजुअल का राइट है टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. सो इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ, जैसे कि हॉब्स एंड रूसो ने किया कि कंप्लीटली नेचुरल राइट्स को एकदम ही ज्यादा खत्म कर दिया, पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी या जनरल विल को सरेंडर कर दिया. ऑन द अदर हैंड स्टेट, मतलब जो आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी है लॉ की, उसकी बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब लेजिटिमेसी क्या है, जहां पे इंडिविजुअल्स कंसेंट करते हैं टू द रूल. हमने लेजिटिमेसी पढ़ा है ना कि लेजिटिमेसी क्यों जरूरी है, बिकॉज यहां पे स्टेट फोर्सफुली नहीं रूल कर रहा सिटीजन्स को. द सिटीजन्स हैव कंसेंटेड कि हाँ जी आप हमारे ऊपर जो है रूल करें. स्टेट का ये जो बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी है वो कहां से डिराइव्ड है, फ्रॉम द फैक्ट दैट इट विल प्रोटेक्ट दीज natural rights. So very importantly for Locke, these natural rights are the basis for the contract. इन नेचुरल राइट्स के लिए जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है. एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो लिमिटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो आपका नाइट वॉचमैन स्टेट है, उसका काम क्या है, सेफ गार्डिंग दीज नेचुरल राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये जो है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच मानी जाती है. ठीक है, कि ये जो फंडामेंटल नेचुरल राइट्स है उनको किसने प्रोटेक्ट करना है, स्टेट ने प्रोटेक्ट करके रखना है. नाउ अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्चुअल और इंटाइटलमेंट अप्रोच, ठीक है, इंटाइटलमेंट अप्रोच क्यों बोला गया है इनको, बिकॉज नेचुरल राइट्स आर इंट्रिंसिकली अवेलेबल टू मैन. ये नेचर ही ग्रांट कर देती है मैन को. दैट मीन्स नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉक आर प्रायर टू द स्टेट. मतलब इनको स्टेट ने नहीं दिया है, बल्कि स्टेट को बनाया गया है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. दैट मीन्स these natural rights are not a gift of the state. In fact, human beings, individuals deserve these rights. These are entitlements which the individuals enjoy, and state का क्या काम है, to ensure that they can enjoy these rights to the best of their abilities without any kind of hindrance. Now against this contractual approach, natural rights में एक और approach जो कि आती है is the ideological और teleological approach. ठीक है, teleological क्या होता है, मतलब एक एंड गोल हमने सेट किया हुआ है और उस एंड गोल को, उस पर्पस को जो है हमने अचीव करना है. ये अप्रोच जो है बेसिकली रिलेट करती है राइट्स ऑफ द मैन को विद द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच में क्या बोला था कि द वेरी बेसिस ऑफ राइट्स इज व्हाट, दैट दीज आर इंटाइटलमेंट्स एंजॉयड बाय इंडिविजुअल्स. व्हाई, बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी ही वाया कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाई है ताकि ये नेचुरल राइट्स प्रिजर्व हो सके. नाउ अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी, टेलियोलॉजिकल जो अप्रोच है वो बोलती है रिगार्डलेस ऑफ वेदर कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट चाहे चेंज भी हो जाए, नेचुरल राइट्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट. नॉट बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके बेसिस पे हमने स्टेट को बोला कि हाँ जी आपका काम है नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करके रखना, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन राइट्स के बिना ह्यूमंस जो हैं एक डिग्निटी की लाइफ, एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी सकते हैं. तो टॉम पेन जो है उनका एक बहुत क्रूशल वर्क है राइट्स ऑफ द मैन. यहां पे वो क्या करते हैं, यहां पे वो जो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट अप्रोच टू नेचुरल राइट्स है उसको रिजेक्ट करते हैं. राइट, बिकॉज वो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रहे थे ना, हमने क्रिटिसिज्म किया था, जहां पे हमने बात की थी, जब हम जॉन लॉक की बात कर रहे थे अबाउट एक्टिव एंड लेटेंट कंसेंट. आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं याद है गो बैक एंड अगेन रिवाइज. इसका मतलब क्या था कि हमने बात की कि हाँ जी एट अ सर्टेन पॉइंट स्टेट ऑफ नेचर से जब लोग बाहर आ रहे थे, दे डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मेड द पॉलिटिकल अथॉरिटी. नाउ इमेजिन कीजिए उन लोगों ने तो अपनी लाइफ जी ली, बट जो नेक्स्ट जनरेशन आई दे वर तो नेवर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उन्होंने तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने कभी हामी नहीं भरी कि हाँ जी ये पॉलिटिकल अथॉरिटी हमें गवर्न करे. देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे जो है हमने देखा था कि जॉन लॉक ने लेटेंट थ्योरी जो है आगे रखी थी, जहां पे उन्होंने बोला था कि अगर आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं स्टेट की, अगर आप किसी भी तरह से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी भी यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने कंसेंट दे दी है. राइट,
इसका जो है काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आया था कि एक जनरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वाई इज द सेम कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन एवरी नेक्स्ट जनरेशन? मे बी द नेक्स्ट जनरेशन फाइंड्स दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बी अनफेयर, या फिर मे बी द राइट्स जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, मे बी द राइट्स चेंज, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम खुद ही बात करते हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 31 के अंडर जो है वो गारंटी थी। हाउएवर ओवर टाइम वी रियलाइज्ड कि नहीं, हमने अगर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी इंश्योर करनी है स्टेट में, तो हम ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट की तरह गारंटी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम चैप्टर 3 of the Indian Constitution. Now, similar things can happen to other generations as well. They might realize that maybe, you know, ओवर टाइम नाउ, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स इतने आ गए हैं इंडिया में, मे बी से इन अनदर 10 or 20 years people feel that it's not enough to just have right to property as an ordinary constitutional right जो कि आर्टिकल 300A में अवेलेबल है, बल्कि इसको दोबारा राइट टू प्रॉपर्टी को जो है दोबारा फंडामेंटल राइट बनाइए और दोबारा इसको फंडामेंटल राइट्स में इंसर्ट कर दीजिए। ऐसी चीजें हो ही सकती है ना, क्योंकि जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स जो हैं, वैसे वैसे लोगों की जो वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, दे कैन ऑल्सो चेंज। तो आपने एक टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको इटर्नली बाइंडिंग बना दिया, ये तो कितनी गलत बात है। तो टॉम पेन भी जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि इटर्नल है, इटर्नली बाइंडिंग है, ये बहुत अनफेयर ऑन फ्यूचर जनरेशंस, एंड दैट हर जनरेशन को जो है राइट मिलना चाहिए कि वो अपने लिए डिसाइड कर सके व्हाट आर the rights that it wants to enjoy, what is the kind of life that it wants to lead, right? Because the idea of a good life can also change. हमारे पेरेंट्स का जो idea of good life था, maybe that does not apply to us, right? तो for example maybe आप imagine कीजिए, या फिर western society में आप imagine कीजिए that maybe in 1960s or 70s the conception of a good life meant कि आप जो है बहुत hard work कीजिए, right? पढ़ाई कीजिए, get a good degree, get a good job, even if you don't have a good degree, start working, right? over time जो है एक stable life, एक stable job जो है मिल जाएगी, and फिर family कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, and that is the idea of a good life. On the other hand, right, their own grandchildren might not agree to this, right? They might say want to, after high school, want to take a break here and travel the world. They may not want a stable job, and in fact they might believe in, say, जैसे कि हम बोलते हैं अभी जो हम आइडिया की जो एक बात करते हैं, द आइडिया ऑफ फ्रीलांसिंग, ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है, कि मैंने नहीं एक स्टेबल जॉब करनी, बल्कि these are the kinds of things that I want to really apply, and these are the things that make me happy, wherein I can work from anywhere, ठीक है, आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मैं किसी भी तरह का काम कर सकता हूँ, एंड ये जो जॉब स्टेबिलिटी का आइडिया, इट इज इन समथिंग दैट अप्लाइज टू मी। तो कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ जो है कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। एक स्टेबिलिटी जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत इंजॉय करते थे, मे बी दैट इज सीन एज मोनोटनी, रूटीन, बोर्डम बाय अ लॉट ऑफ दिस जनरेशन, मिलेनियल्स और जेनजी चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसीलिए टॉम पेन कहते हैं दैट इंस्टेड ऑफ एन इटर्नली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, हर जनरेशन जो है शुड बी एबल टू डिसाइड राइट्स फॉर इटसेल्फ। However, at the same time, पेन कहते हैं regardless of changing conceptions of different generations, कुछ राइट्स जो हैं, जैसे कि राइट्स टू लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है, ओप्रेस ना होना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ओप्रेशन जो है, दीज आर नेचुरल राइट्स जो कि कोई स्टेट नहीं देता है, जो कि कोई लॉ नहीं देता है, बट आप इमेजिन कीजिए कि ऑलमोस्ट गॉड ने ही बिस्टाउ किए हैं ह्यूमंस के ऊपर। वाई? बिकॉज गॉड मेड ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमंस को उन्होंने रैशनैलिटी दी, थिंकिंग की एबिलिटी दी, एंड इंपॉर्टेंटली बाय गिविंग ऑल ह्यूमंस दिस रैशनैलिटी, दे मेड ह्यूमंस equal. And because of this availability of rationality and equality of human beings, हर human being जो है should enjoy certain dignity. और ये dignity, एक life of dignity जीने के लिए, एक fulfilling life जीने के लिए, एक life that is worth human life, ठीक है, एनिमलिस्टिक लाइफ नहीं कि बस खाया पिया, ठीक है, बस जी रहे हैं, अ लाइफ ऑफ मियर एग्जिस्टेंस, बल्कि अ लाइफ इन विच ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डिसाइड अ विजन कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे बिताना चाहता हूँ एंड फॉलो दैट विजन, ठीक है। इस तरह की एक डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने के लिए ये नेचुरल राइट्स की एग्जिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा
जरूरी है, राइट? सो नाउ दीज नेचुरल राइट्स aren't important because they were product of a contract. They are important, why? Because they enable human beings to live a dignified life, live a life that God envisioned for them. ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल राइट्स रादर देन बीइंग लिंक्ड टू अ base, rather than being linked to a contract, are being linked to the larger purpose, to the larger human nature, कि human life का purpose क्या है? ये dignified life जीना, and ये dignified life possible कैसे होगी? Through natural rights. तो in fact यही ह्यूमन राइट्स, यही नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अप्लाई की गई है, राइट? तो दोनों ही थ्योरीज के जो बेसिस है बहुत जगह मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं राइट्स ऑफ मैन को, राइट, जो कि आपकी फ्रेंच असेंबली हुई थी जिसके बेसिस पे ये राइट्स ऑफ मैन जो है 1791 में इंश्योर किए गए थे टू वन एंड ऑल, तो उनका बेसिस क्या था? ये कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी थी. सिमिलरली अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड द बिल ऑफ राइट्स जो इवेंचुअली अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, जो आपकी यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो भी किस बेसिस पे जस्टिफाई की जाती है? इसी नेचुरल राइट्स की थ्योरी पे. इंपॉर्टेंटली ये पेन का जो पर्पस ऑफ लाइफ का आइडिया है, द आइडिया ऑफ ह्यूमंस बीइंग इक्वल, द आइडिया ऑफ ह्यूमंस लिविंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, अ फुलफिलिंग लाइफ, ये बेसिस देखा जा सकता है ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि यूएन ने अपने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब 1945 में आया उसके अंदर ये स्पिरिट जो है एम्बॉडी की गई है. ठीक है, तो जरूरी है इस नेचुरल राइट्स को समझना एंड इसकी इंपॉर्टेंस को जानना. नाउ वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल राइट्स, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट अप्रोच हो, चाहे वो टेलियोलॉजिकल अप्रोच हो. एट द सेम टाइम नेचुरल राइट्स की जो है इस थ्योरी की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आया है. ठीक है, एंड क्रिटिसिज्म हैज कम फ्रॉम न्यूमरस क्वार्टर्स. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट अप्रोच को देखते हैं, जब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी की थी, एक जो बेसिक क्रिटिसिज्म आया था वाज द फैक्ट कि द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट अप्रोच looks as individuals as being egoistic, as being self-centered, as being कि मेरी जो राइट्स है वो फुलफिल होने चाहिए. बहुत ही एटमिस्टिक, बहुत ही सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं रादर देन सीइंग देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर कम्युनिटी, राइट? सो वेरियस स्कॉलर्स, चाहे वो एडमंड बर्क हो, जेरेमी बेंथम हो, हेगल हो, मार्क्स हो, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस तरह का जो एटमिस्टिक इगोइस्टिक इंडिविजुअल जो कि लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में देखने को मिलता है, राइट? ऑन द अदर हैंड एडमंड बर्क ने अपनी एक जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स उसको आगे पेश किया. इनफैक्ट एडमंड बर्क इज रिगार्डेड एज अ वेरी कंजर्वेटिव थिंकर. तो अगर आपको गलती से अ शॉर्ट नोट आ जाए से ऑन हिस्टोरिकल राइट्स, या फिर आपको शॉर्ट नोट आ जाए ऑन कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ राइट्स, हु इज द थिंकर दैट यू आर सपोज्ड टू प्रेजेंट? इट इज एडमंड बर्क. तो एडमंड बर्क क्या बोलते हैं कि नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसके कारण आपके एकदम से नेचुरल राइट्स जो है सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स बन गए. ठीक है, in fact Edmund Burke was someone who really was supportive of the glorious revolution जो कि आई थी यूके के अंदर in 1688, and he saw the French Revolution as being something that was crazy. He's like कुछ भी कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि इनको क्या चाहिए, बस डिमांड रख दी, हाँ जी हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम चाहिए. कहते इनको तो पता भी नहीं है, क्या पता इन कॉमन सिटीजन्स को व्हाट इज लिबर्टी, या फिर इनको क्या पता है लिबर्टी एंजॉय कैसे करते हैं. ठीक है, बस ये चीजें डिमांड कर रहे हैं. दीज आर अ बंच ऑफ रफियंस, दीज आर अ बंच ऑफ टेररिस्ट, ठीक है, जो कि हैवक कॉज करना चाहते हैं, वायलेंस कॉज करना चाहते हैं. ऑन दी अदर हैंड ही वाज रियली प्राउड ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जहां पे आपकी मोनार्की भी जो है वो relevant रही. At the same time there were certain rights, there were certain liberties which were also guaranteed to the various individuals, and parliament में जो है एक parliamentary system भी जो है साथ साथ चलता जा रहा था यूके के अंदर, राइट? नाउ यहाँ पे एडमंड बर्क क्या बोलते हैं? एडमंड बर्क कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई रिजल्ट नहीं था ये जो नेचुरल राइट्स और इनकी सेफ गार्डिंग थी. ऑन दी अदर हैंड आपको ये समझना है कि वेरियस इंडिविजुअल्स जो हैं ये एटमिस्टिक या सेल्फ इंटरेस्टेड या ईगोइस्टिक इंडिविजुअल्स नहीं है, बट दीज आर इंडिविजुअल्स हु आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एंड वेरियस सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस है, वेरियस तरह के कन्वेंशंस हैं, एंड इट इज़ दोज ट्रेडिशंस, इट इज़ दोज कन्वेंशंस विच इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टन राइट्स. तो ही सेज कि जैसे कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले आया था, इवेंचुअली वेरियस ऐसे लॉज आए थे. सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस जो कि इंग्लिश सोसाइटी का हिस्सा थे, ऑन दैट बेसिस डिफरेंट डिफरेंट राइट्स जो है वो
बनते गए। ठीक है, तो राइट्स जो हैं अनलाइक दीज नेचुरल राइट्स जो कि फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन है, जिनको उन्होंने मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन बोला, दैट दे आर जस्ट अ फिक्शन, कि क्या हो गया है कि बेसिकली नेचर ने ह्यूमन बींग्स को इनेटली ये राइट्स दिए गए हैं। कहते इनेटली कैसे आ सकते हैं? ठीक है, इंडिविजुअल्स क्या वैक्यूम में एग्जिस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, इंडिविजुअल्स आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो जिस तरह के ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस एक सोसाइटी में चलते आ रहे हैं, उसी से जो है ये राइट्स डिराइव किए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर ओवर टाइम कन्वेंशन बन गया था कि प्रॉपर्टीड वाइट मेल्स जो थे, दे यूज टू गेट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस ऑन वेरियस थिंग्स। तो क्या हुआ, ओवर टाइम उनको राइट टू वोट दे दिया गया एंड वो जो है पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने लग गए। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस जो हैं धीरे धीरे ये राइट्स डेवलप होते गए। इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला कि नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स आर प्रेजेंटेड एज अ यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन दैट दीज आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ही सेज ये गलत है। व्हाई? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एडमंड बर्ग बोल रहे हैं दैट राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस, मतलब हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस होंगी। सो डिपेंडिंग ऑन दोज डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, राइट्स जो है डिफरेंट तरह से डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे कि इंडिया में ही हम कहते हैं इंडिया का कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, राइट, एंड वेस्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। तो नेगेटिव सेक्युलरिज्म एंड राइट्स जो कि आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि वेस्ट के अंदर इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन द प्राइवेट स्फेयर। पब्लिक के अंदर आप उनकी डिपिक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा बवाल उठा था विद रिगार्ड टू इफ people have the right to say wear burqa or people have the right to say wear certain caps or certain any kinds of clothes or any other kinds of say a cross or anything which are markers of their religious identity, right? अब वहां की traditions and conventions eventually किस तरह की develop हो गई हैं जहां पे वो रिलीजन को प्राइवेट स्फेयर तक रिसीड करके रखना चाहते हैं एंड पब्लिक स्फेयर को एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज स्फेयर की तरह समझते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया के अगर हम ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस देखें विच आर बेस्ड ऑन सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजन, विच आर बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ टॉलरेशन, विच आर बेस्ड ऑन रिलीजन बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द पब्लिक स्फेयर, यहाँ पे हम कहते हैं पब्लिक सेक्युलरिज्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स जो आए हैं, राइट टू से प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोफेस योर रिलीजन, ठीक है, राइट के आप जो है कुछ इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये क्या पब्लिक डोमेन में भी आपकी जो रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट राइट्स हैं दे आर बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस जो कि डिफरेंट सोसाइटीज में आए हैं। तो एडमंड बर्ग एंड उनकी जो ये हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स है वो क्या कहती है कि जैसे जैसे डिफरेंट ट्रेडिशंस होंगे इन सोशली एंड कल्चरली डिफरेंट सोसाइटीज, तो वहां के कंसेप्शंस ऑफ राइट्स भी डिफरेंट होंगे, अनलाइक द यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन जो कि नेचुरल राइट्स हमें आगे रखता है या फोर्सेस अस टू बिलीव कि ये सही है। ठीक है, तो बर्ग का मानना है रादर देन बीइंग यूनिवर्सल दीज आर सोसाइटी स्पेसिफिक। हाउएवर बर्ग का भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था कि फॉर एग्जांपल नाउ कन्वेंशनली इंडिया के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रही है या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है, तो क्या हम लोगों को राइट दे दें कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करें इंस्टेड ऑफ राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? ठीक है, this is a huge question mark that emerges, that just because something has been done traditionally or just because something was a part of the convention, for example देवदासी system जो कि एक बहुत ही exploitative system है जहाँ पे women are literally made sex slaves in temples and religious institutions, या फिर से things like सती जो कि by convention चलती आ रही थी, should we accept them just because traditionally they were a part of society, right? We can't and we shouldn't, right? So इस बेसिस पे बर्ग की थ्योरी जो है जो कि नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज करती है, बर्ग की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, बेंथम नाउ ऑन द अदर हैंड, जेरेमी बेंथम जो है जो कि एक यूटिलिटेरियन है, वो कहते हैं कि नेचुरल राइट्स जो हैं अगेन वन ऑफ द सिमिलर पॉइंट्स दैट ही पुट्स अप लाइक एडमंड बर्ग इज दैट दे आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स। ठीक है, नेचर ने हमको दिए हैं, स्टेट से पहले एग्जिस्ट करते थे। अरे प्रोटेक्ट कौन कर रहा था उनको?
कि स्टेट ऑफ नेचर में व्हेन देयर वाज नोबडी टू गारंटी योर राइट्स, देयर वाज नोबडी टू इंश्योर कि अगर आपके राइट्स का कोई उल्लंघन करता है देयर विल बी अ फ्री एंड फेयर, देयर विल बी अ फेयर पनिशमेंट जो कि उसको दी जाएगी, तो आपका राइट का कोई मीनिंग ही नहीं था, राइट। जिस तरह से हम अभी भी बात करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिबेट चल रही होती है कि हाँ जी ठीक है, हमने यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो साइन कर दी, वेरियस जो कवेनेंट्स हैं ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स वो भी साइन कर दी, ऑन सोशल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स वो भी साइन कर दी, ऑन चिल्ड्रंस राइट्स वो भी साइन कर दी, बट इनको एनफोर्स कौन कर रहा है? कोई भी नहीं इन्फोर्स कर रहा, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे जब कई स्टेट्स में उनका उल्लंघन होता है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। सो ये क्या है, ऑन दिस बेसिस बेंथम ऑल्सो सेड दैट नेचुरल राइट्स इफ देयर इज नो पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ क्या होता है? बेसिकली कोई स्टेट लॉ, कोई ऐसा लॉ जो कि स्टेट ने बनाया है विच हैज द पावर कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई इसको तोड़ता है तो उसको फाइन या पनिश कर दिया जाएगा, देयर विल बी रेपरकशंस इफ यू ब्रेक द लॉ, राइट। सो इट सेज, आपके बेंथम जो है कहते हैं कि राइट्स जब तक दे आर नॉट बैक्ड बाय अ पॉजिटिव लॉ, जब तक दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय अ पॉजिटिव लॉ, जब तक दे आर नॉट गारंटीड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, तब तक दे हैव नो मीनिंग, तब तक दे हैव नो रेलेवेंस, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि बेंथम अपनी एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी जो है प्रेजेंट करेंगे एंड वी विल सी व्हाट दैट थ्योरी इज। ऑन द अदर हैंड फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है नेचुरल राइट्स को ऑन द बेसिस कि obviously they are based on the idea of an atomistic individual, an egoistic individual, a selfish individual. तो ये क्या है? This reeks of masculine features. This is a male bias. Why? Because more often than not women जो है ज़्यादा cooperative होती है, social welfare oriented होती हैं, ठीक है। उनके rights, उनका notion जो है of liberty, that hasn't been taken into consideration, that hasn't been taken into the consideration of natural rights, and therefore Wollstonecraft and various other feminist scholars जो हैं उन्होंने reject किया है इस male bias को, including Susan Moller Okin also, जो कि contemporary feminist theorist हैं, ठीक है। तो natural rights को जो है on this basis criticize किया गया from various quarters.